और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो एनडीए में देखिए जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी निकली हुई है और ऐसे में तमाम जगह से अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। पार्टी कार्यालय से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मुख्यमंत्री आवास के बाहर से तस्वीरें दिखाई। तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो बड़े बड़े बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं और एक जश्न का माहौल जरूर इस वक्त पूरे एनडीए में देखता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देखिए हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड जीरो से भी खबर पहुंचा रहे हैं। पटना से लगातार बने हुए हैं अंजनी पांडे, ब्यूरो चीफ, और इसके साथ ही साथ साधना के ग्रुप एडिटर मुकेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। अगर एग्जिट पोल की बात किया जाए तो एग्जिट पोल और जो वास्तविक रिजल्ट सामने आए उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। बिल्कुल सही कहा सपना आपने, लेकिन जो मेरा अनुमान था, जो मैंने बताया था, जो हमने अपने चैनल पे छाया है, वो एग्जैक्टली वही है। क्योंकि मैंने करेगी एनडीए, ये बात मैंने कहा था, मैंने ट्वीट भी किया था सोशल मीडिया पे कि वो 200 टच कर रही है एनडीए। वो इसलिए मैं कह पाया था क्योंकि मैं ग्राउंड पे था और ग्राउंड पे जाकर के जो चीजें थी वो असलियत आपको सबको दिख जाती वहां पे। लेकिन जो आपने कहा कि दूसरे जो एग्जिट पोल थे, एक बहुत बड़ा अंतर जो एग्जिट पोल का था, जो एग्जिट पोल हम और आप देखे दूसरे चैनलों पे, दूसरे सर्वे करने वाले ने जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों ने जो दिया था, उनके डेटा इसलिए गड़बड़ हो गए क्योंकि ये लोग एग्जिट पोल एग्जैक्टली किए नहीं। जो डेटा कलेक्ट किया जाता है एग्जिट पोल में, वो ये होता है कि आप पोल करके जब आते हैं, निकलते हैं बाहर पोलिंग स्टेशन से, उस समय डेटा कलेक्ट करते हैं कि आपने किसको वोट दिया। उसके बाद उनके कहे हुई बात पे और उसके बाद उनके बॉडी लैंग्वेज के आधार पे जो है, अपने अनुभव के आधार पे जो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो आगे जो है बात को रखते हैं। लेकिन यहाँ सर्वे की तरह जो है एग्जिट पोल के दिन जो है डेटा आ गए थे, पोलिंग चल रहा है और डेटा आ गए थे। इट मीन्स कि आपने जो डेटा निकाला है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो एग्जिट पोल के डाटा नहीं, वो आपने सर्वे किया है, लोगों से बात करके एक अनुमान लगाया है वो डेटा पे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुए थे, तो फर्स्ट फेज में जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा था, उसका तो आकलन जो दिल्ली में बैठ के लोग कर रहे थे उन्होंने कर लिया, क्योंकि बिहार के जो लोग छठ और दीपावली में गए थे वो वोट करने के बाद वापस आए और इसलिए जो है वहाँ पहले फेज में जो है चुनाव परसेंटेज जो है ठीक ठाक हुआ, बढ़ गया। यानी 1951 के बाद जो है सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे हुआ था। लेकिन सेकंड फेज में जो है उतनी देर तक जो है जो लोग छुट्टी लेकर के दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से आए थे, वो रुके नहीं थे, वो लोग वापस चले गए। फिर भी जो बम्पर वोटिंग हुई उसकी वजह ये थी कि एक दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के लाल किला में, उस ब्लास्ट का आकलन किसी भी एग्जिट पोल वाली एजेंसियों ने नहीं किया कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट पोलिंग पे क्या हो रहा है। इसका अगर आकलन कर लेते तो वो चीज है, वो जिसका आकलन हम लोगों ने किया था और वो आकलन हमने दिखाया तो 200 के पार हमने कहा था कि 200 को के डेटा को टच कर रही है एनडीए। क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट का सीधा जो असर जो पोलिंग पे हुआ, जो कास्ट का बैरियर था, क्योंकि जो बिहार में जो चुनाव होते हैं, जो मतदान होते हैं, वहां पर कास्ट पे और रिलीजन के आधार पे होता है और कास्ट का इक्वेशन जो है वहां पर उसी को साध करके महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों का चयन किया था और प्रत्याशी उनके बहुत सही थे कास्ट के इक्वेशन पे। लेकिन कास्ट के इक्वेशन पे वोट सेकेंड फेज में गया नहीं, वो रिलीजन के इक्वेशन पे गया और पूरी तरीके से जो एक ध्रुवीकरण जो है वो ध्रुवीकरण हुआ ब्लास्ट के बाद। और ध्रुवीकरण ने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ मतदान करवाया, जो ये जो रिजल्ट, जो परिणाम आप देख रहे हैं, वो एक तो पहले फेज में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, दूसरे फेज में महिला और पुरुष दोनों ने बम्पर वोटिंग की और ये डेटा जो है, ये जो आंकड़ा जो है, ये अप्रत्याशित कहे या कहे तो ऐतिहासिक डेटा हो गया। उसको पार जाएगी, ये एनडीए को भी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी के भी किसी नेता ने इस बात को नहीं कहा था। जब मेरी बातचीत हो रही थी बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर से, तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनाने 140 के आसपास हम कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी ने 150 तक बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटाई थी। जब मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आप 200 का डेटा आप टच कर रहे हैं, तो उनको लगा कि शायद मुझे खुश करने के लिए मेरे सामने बोल रहे हैं। मैंने उनको जो चीजें, जो डेटा बताया था, जो इस आधार पे मैंने कहा, वो चीजें ऐसा तो वो कन्विंस तो हो रहे थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पे उसे एक्सेप्ट करने के लिए वो राजी नहीं थे। ठीक है मुकेश जी, आपको माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। देखिए इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, जहां देखिए बिहार में एनडीए की जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया, बड़ा पोस्ट इस वक्त सामने आया है, जहां देखिए पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, सीएम नीतीश और एनडीए दलों को बधाई। देखिए बधाई दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने लिखा कि बिहार के परिजनों का पीएम ने जताया आभार। एनडीए की जीत पर पीएम ने चिराग पासवान को बधाई दी, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को भी बधाई दी पीएम ने, जहां उन्होंने कहा कि ये जनादेश नई ऊर्जा से काम करने को देगा ताकत। और ऐसे में एनडीए ने बिहार का
चौतरफा विकास किया है। पीएम का ये बड़ा संदेश। और इसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में सुशासन और विकास की बड़ी जीत हुई है। राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विजन, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड विजन से मिला बहुमत। तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया है, बधाई दी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है पोस्ट के जरिए, जिसकी बानगी भी देखिए लगातार देखने को मिल रहा है। और देखिए, ऐसे में बिहार एनडीए की जीत पर पीएम मोदी की ये कहे तो सबको बधाई। चिराग पासवान समेत तमाम दिग्गजों को पीएम मोदी की तरफ से बधाई दी गई है। मुकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सही कहा आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। अब कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर भी आएंगे। अभी मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में था, वहां पर तैयारियां की जा रही है और दिन से ही करीब 2 बजे के आसपास ही एसपीजी वहां पर पहुंच गई थी और वहां पर सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। आसपास के सारे जो रूट्स हैं उसको डाइवर्ट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के आगमन की जो तैयारी, जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल पे सारी चीजें की जा रही है। प्रधानमंत्री वहां आएंगे भी, लेकिन चूंकि ब्लास्ट के बाद ये रिजल्ट आया है तो ब्लास्ट के कारण जो है कोई सेलिब्रेशन जो है बीजेपी मुख्यालय में मोदी उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को संबोधित जरूर करेंगे, उनका उत्साह वर्धन करेंगे। लेकिन जो सेलिब्रेशन हर एक बार जीत के बाद किया जाता है, उस सेलिब्रेशन को उसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं होंगे। वो आएंगे, कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे, अपना जो संबोधन है वो संबोधन करेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। क्योंकि ये जीत जो है ये बहुत बड़ी जीत है। इस जीत को लेकर के जिस लोगों में जिस तरीके से सोशल मीडिया में या विपक्ष जिस तरीके का हवा खड़ा कर रहा था, उससे कहीं न कहीं बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप थी, जो दिल्ली में बैठ करके कर रही थी, उनको भी कहीं न कहीं इस बात का डाउट था कि शायद बीजेपी जो है कड़ी टक्कर में है और उनको शायद जो है इस बार वो सफलता ना मिले, जो अंदर की बात थी। लेकिन मोदी और योगी और नीतीश कुमार और इसके अलावा जो अमित शाह जी है, इन लोगों की, अमित शाह की रणनीति और इन लोगों का जो अपने क्षेत्र में लोकप्रियता है और वोटों का ध्रुवीकरण जो हुआ ब्लास्ट के बाद से, उन्होंने अप्रत्याशित परिणाम जो है ला करके दिखाए हैं। तो निश्चित तौर पे मोदी जी का जो यह ट्वीट है, ये ट्वीट जो है उन लोगों के लिए भी है जो महागठबंधन के जितने भी साथी थे, उनको भी चाहिए। उनके परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस जो है, जो जीतन राम मांझी है, ऑलमोस्ट 100% का उनका 6 में से 5 सीटें, हालांकि रिजल्ट नहीं आया एग्जैक्टली, लेकिन 5 सीटों पे वो आगे थे और विनिंग मार्जिन था। उपेंद्र कुशवाहा 6 में से 4 सीट पे विनिंग मार्जिन के साथ थे। जो एलजेपी के चिराग पासवान है 29 में से, या 29 में 28 के हैं, क्योंकि एक का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था उनका, तो 28 में से 21 सीटों पे विनिंग मार्जिन में थे। तो स्ट्राइक रेट की बात करें तो बीजेपी के बाद जो है चिराग पासवान और फिर जेडीयू की स्ट्राइक रेट आएगी। तो स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो सबसे खराब स्ट्राइक रेट इंडिया जेडीयू की है, क्योंकि वो 101 सीट पे लड़ने के बाद वो 81 या 85 सीटों पे है। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं आया है, क्योंकि कुछ जो डेटा है वो देर रात तक आएंगे और वो तब पता चल पाएगा कि किस सीट पे, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 500, 700, 2000 के भीतर में फैसला होना है। तो उन सीटों के डेटा जब लास्ट में आएंगे, जब सर्टिफिकेट दिया जाएगा डीएम की तरफ से, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी तरफ से, तब ये पता चल पाएगा। लेकिन जीत होती है, चाहे 500 वोटों से हो, चाहे 100 वोटों से या 5 लाख वोटों से। बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने बताया कि विपक्ष ने एक हवा बना के रखा हुआ था और देखिए एक तरफ ये जीत हुई है, एक तरफा जीत माना जा रहा है। ऐसे में कहां विपक्ष कमजोर रह गई, कहां चूक रह गया विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष की जो लीडरशिप थी ना, उस लीडरशिप में ही लोगों को विश्वास नहीं था। अगर ये चुनाव कांग्रेस के साथ होता, कांग्रेस इंडिपेंडेंट होकर के लड़ती, कांग्रेस या जो वीआईपी जी थी और लेफ्ट थी वो अगर अलग होकर के लड़ती, लालू से अलग होकर के रहती, तो शायद जो है मुकाबला थोड़ा टफ हो सकता था। क्योंकि शुरुआत में ये भी आया था कि जो मुस्लिम वोटर हैं उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप को इस बात को कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप इंडिपेंडेंट अलग, लालू यादव से अलग होकर के चुनाव लड़िए। क्योंकि लालू यादव का जो 22 समीकरण है मुस्लिम और यादव, उसमें मुस्लिमों ने लालू यादव के खिलाफ सीधे तौर पर, कि अंदरूनी ये चर्चा थी कि लालू यादव ने या लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने मुसलमानों को क्या किया। 15 साल शासन में मुसलमान जो थे वो रहे, लेकिन उसके बाद मुसलमानों को कोई अस्थायी चीज नहीं थी। और एक जो चीज पिछले 1 दशक से जो सामने आ रही है कि मुसलमान का लीडरशिप कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान का लीडर जो है वो बिहार में लालू यादव है, उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो वहां पर मुलायम सिंह यादव थे और अब अखिलेश यादव है। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएं तो ममता बनर्जी है मुसलमानों की लीडर, साउथ में चले जाएं तो स्टालिन है वहां पे। तो मुसलमानों का नेता मुसलमान कोई नहीं है और इस कमी को बुनाया है ओवैसी ने। एआईएमआईएम के लीडर ओवैसी हैं, उन्होंने इसी बात को कहा कि हमारा लीडर हमारे समुदाय से क्यों नहीं है और आप हमें नेता क्यों नहीं मानते। हम जितनी प्रखरता से, जितनी मजबूती से आपके मुद्दे को रखते हैं पार्लियामेंट में और दूसरी जगहों पे प्लेटफॉर्म पे, राइट प्लेटफॉर्म
पार्टी नहीं रखती है। तो इस बार वो चीजें देखने को मिली है। जब ब्लास्ट के बाद जब दूसरे फेज का इलेक्शन हो रहा था तो उसमें ऐसा लग रहा था कि शुरू में कि शायद ओवैसी को हाशिए पे डाल करके सारी की सारी जो ध्रुवीकरण है मुसलमानों का वो महागठबंधन की तरफ होगा, लेकिन हुआ इसका उलट। पूरा जो ध्रुवीकरण है वो हिंदू एक तरफ हो गया और मुसलमान जो है उसमें बिखराव हुआ और ओवैसी को भी अच्छा खासा वोट वहां पर मिल गया। तो ओवैसी को वोट मिलने के कारण ही जो वहां पर जो पूर्वांचल में सीटें जो है बीजेपी को मिली है। किशनगंज की सीट मिलना जो है वो आप कह सकते किशनगंज में 63% आबादी जो है वो मुसलमानों की है। तो अगर एक तरफा वोट मुसलमानों को हो तो वहां से कभी हिंदू प्रत्याशी जीत नहीं सकता, बीजेपी जीत नहीं सकती वहां से। लेकिन इस बार जो है वहां से श्रुति सिंह जो है वो वहां से जीती है किशनगंज से, क्योंकि वहां पर ट्रायंगुलर जो है लड़ाई हो गई है और ओवैसी ने अच्छा खासा वोट काट लिया है। तो ये एक संदेश देता है कि अब मुसलमान अपना जो लीडरशिप है मुसलमानों को सौंपना चाहते हैं। वो किसी दूसरे समुदाय के लोगों को अपनी लीडरशिप सौंपना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक अपनी लीडरशिप उन्होंने दूसरे कास्ट या रिलीजन के हाथ में सौंपी है तब तक उनके हिसाब से। हालांकि ये बात सही नहीं है, मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि लालू यादव ने मुसलमानों के लिए जो किया, लालू यादव का आप एक स्टेटमेंट जो है आप याद कीजिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव का चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जो है जो वक्फ कानून है वक्फ कानून को वापस ले लेंगे। भाई वक्फ कानून कोई राज्य सरकार के विधानसभा से पास तो होता नहीं है, वो तो सेंटर का मामला है, संसद से पास होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमानों के वोटों को अपने पास रखने के लिए उनके सेंटिमेंट को टच, उनके सेंटिमेंट में है कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के सेंटिमेंट के खिलाफ है। जो सरिया कानून है, जो ट्रिपल तलाक का कानून है, वो उनके सेंटिमेंट के खिलाफ है, जबकि वो सही कानून है, क्योंकि मुसलमान महिलाओं को जो ट्रिपल तलाक से जो फायदा हुआ है वो चीज जो है वो सामने आकर के मुसलमान समाज नहीं कहता, लेकिन उससे फायदा हुआ है। तो मुसलमान समाज का जो वोट है वो इन मुद्दों पे आधारित होता है, जिसको लेकर के ओवैसी प्रखर रहते हैं। ओवैसी ने खुद करके इसकी जो खिलाफत जो है पार्लियामेंट में हर एक मुद्दे की खिलाफत की है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वक्फ कानून का मुद्दा हो। लेकिन आरजेडी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से उतनी प्रखरता से इस मुद्दे पे उतना विरोध नहीं किया गया। इसलिए मुसलमानों को यह लगने लगा है कि हमारा जो नेता है वो हमारे समुदाय का होना चाहिए, और ओवैसी को सफलता अगर मिल रही है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इस बार के चुनाव में 2025 में ओवैसी ने सोशल इंजीनियरिंग भी की है। मुसलमानों को तो प्रत्याशी बनाया ही है, महुआ से उन्होंने हिंदू प्रत्याशी भी दिए हैं, और हिंदू प्रत्याशी जो उनका था वो तीसरे नंबर में है। तेज प्रताप से ज्यादा वोट ला करके वो अभी रेस पे, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन तेज प्रताप से ज्यादा वोट जो है AIMIM के जो रोहित कुमार है उनको वोट मिला है वहां पे। तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग जो है वो ओवैसी भी कर रहे हैं, और ओवैसी को ये लग रहा है कि बिहार की जो मुस्लिम जनता है पिछली बार जो 5 सीटें उनको दी थी, इस बार उनको पसंद करेगी, और इस बार फिर से मुझे लगता है 4 से 5 सीटें ओवैसी जो है वो जीत करके आएंगी। बिल्कुल, देखिए जेडीयू की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, बड़ी पार्टी देखिए उभर कर तो निकली हुई है। साथ में छोटे पार्टियों की अगर बात कर ले, हम की बात कर ले, वीआईपी या फिर एलजेपीआर जैसे छोटे दलों की पार्टियों का प्रभाव इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण माना जाए? नहीं, छोटे दलों का महत्व है। देखिए बीजेपी की ये खासियत रही है कि एनडीए में उन्होंने छोटे दलों को बराबर इज्जत दी है, महत्व दिया है, और छोटी से छोटी पार्टी भी जो है अगर उनके पास आती है तो अपने हिस्से की सीट देती है। आप याद कीजिए 2020 का मसला क्या था। 2020 में चिराग पासवान अलग लड़े थे, वो क्यों लड़े थे? क्योंकि जेडीयू ने उन्हें अपने हिस्से की सीट देने से मना कर दिया था, और जेडीयू उनको नहीं चाहती थी। लेकिन बीजेपी अपने हिस्से की 15 से 20 सीटें उन्हें दे रही थी, लेकिन उन्हें 30 से कम सीट पे उन्हें वो सेटल होना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो अलग लड़े। और नीतीश कुमार के कारण चूंकि अलग हुए थे एनडीए से, तो दोनों का नुकसान हुआ। चिराग पासवान का तो नुकसान हुआ ही, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान के पास सिर्फ एक सीटें आई थी, वो प्रत्याशी भी जो है जेडीयू के साथ जाकर के मिल गया राजू से। लेकिन जो नीतीश को जो नुकसान हुआ उसको नीतीश को 36 सीटों का नुकसान हुआ। 36 सीटों पे जो है वो केवल एलजेपी के कारण हार गई थी, और उसके बाद जो है इस बात को रियलाइज किया और 25 में उन्होंने इज्जत दी उनको। और एनडीए में छोटे दल जो है, जो केवल आप जो तेजस्वी माफ कीजिएगा, जो चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको आप छोटी रीजनल पार्टी या छोटा रीजनल पार्टी नहीं कह सकते, वो इक्वली वो तीसरे नंबर की पार्टी है एनडीए की। और जो छोटे दल है, छोटे दल में जिसको आप कहते हैं, वो मैं मानता हूँ कि वो जीतन राम मांझी की जो पार्टी हम है, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, वो, और जो आरएलएसपी की जो पार्टी है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएफ, वो पार्टी है, वो छोटी पार्टियां। और इसके अलावा एक और जो यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट हुआ है, जो बहुत लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए मुकेश सहनी की बात मैं करूंगा। मुकेश सहनी वीआईपी जो है वो पहले एनडीए में थे, लेकिन एनडीए ने पिछली बार 2020 में उनके साथ धोखा किया और उनके
4 जो विधायक थे उनको अपने मिला लिया था, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी थी और वो इस बार एनडीए फोल्ड में नहीं आए। लेकिन एनडीए इस बार भी एनडीए उसको अपने फोल्ड में लाने की भरपूर आखिरी दिन तक जो है वो कोशिश करती रही, लेकिन वो एनडीए के फोल्ड में नहीं आए। लेकिन अभी जो सूचना आ रही है, चूंकि एक भी सीट उनके हिस्से में नहीं आई है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस बार सबसे ज्यादा खराब हालत महागठबंधन में वीआईपी की होगी, कि वीआईपी के पाले में एक भी सीट नहीं आएगी। और एक भी सीट नहीं आने के बाद भी वो राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए, क्योंकि वो पार्टी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, नई पार्टी है। और इस नई पार्टी होने के कारण जो है उनकी विचारधारा भी वैसी कोई नहीं है। और नई पार्टी जब छोटी होती है और अगर आप लगातार 2 टर्म से अगर आप सत्ता से बाहर होते हैं तो आपको पार्टी चलाने के लिए चुनौती होती है, क्योंकि आपको पावर चाहिए, पैसे चाहिए। वो जब तक आप सरकार में नहीं रहेंगे तब तक आपको दोनों नहीं मिलेगा और आपकी पार्टी बिखर जाएगी। पार्टी अगर बिखर जाएगी तो इसका फायदा आपको एनडीए को भी हो सकता है और जो महागठबंधन है उनको भी हो सकता है, लेकिन आपको सीधा नुकसान ही होगा। तो अब जो मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी की अब कोशिश ये होगी कि अब जो पहले एनडीए उनको बुला रही थी, अब वो खुद जा करके बोलेंगे कि मुझे आप एनडीए के फोल्ड में ले लो, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है सामने में। और जो जिस वोट बैंक के आधार पर मुकेश सहनी राजनीति करते हैं, वो वोट बैंक का आधार जो है उत्तर प्रदेश में भी है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वहां भी, और जो लोकसभा का चुनाव होगा वहां भी मुकेश सहनी का इस्तेमाल एनडीए कर सकती है, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अब मुझे लगता है कि छोटी पार्टियों को वो इज्जत भी देती है, उनका रिकॉर्ड है। तो शायद जो है मुकेश सहनी जो है एनडीए के फोल्ड में फिर से वापस हो जाए। बिल्कुल, जैसे कांग्रेस का प्रदर्शन जैसे रहा, आपको क्या लगता है कांग्रेस महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो गई इस बार? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जीत और हार जो है वो राजग के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो एक तरह से अमर लक्ष्मी आप लोग हम लोग कहते हैं रीजनल भाषा में, वो हमेशा आरजेडी पे डिपेंडेंट पार्टी है। उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, उनका अपना जो संगठन है वो सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद जो है कांग्रेस का संगठन जो बिहार में, जो कि करीब 5 दशक तक जिस पार्टी ने राज किया हो जिस राज्य में, उस राज्य में उस पार्टी का संगठन नहीं होना, उसके कार्यकर्ता हर एक क्षेत्र में नहीं होना, ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, उसके मैनेजमेंट पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस का अगर आप आरजेडी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो नेचुरली उसके सारे घटक दल के जो है, क्योंकि मेजर पार्ट जो वोट का है वो उनके हिस्से में आता है, उनके हिस्से से इनमें ट्रांसफर होता है। और जो विनिंग मार्जिन है वही वहां पर कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी या वीआईपी पार्टी जो है विनिंग मार्जिन ही केवल देती है महागठबंधन के, या जिस किसी भी गठबंधन में वो रहती है। तो विनिंग मार्जिन तो में कटौती हुई है, लेकिन जो मास वोट जो होता है वो आरजेडी का होता है, जो बिल्कुल साफ हो गया है। तो आरजेडी का जो नुकसान हुआ है, तो नेचुरली जो बड़ी पार्टी का जब नुकसान हुआ तो उसका असर नीचे तक जाएगा। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस अगर इंडिपेंडेंट खड़ा होती तो इससे कम नुकसान होता। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो खराब चुनाव की दृष्टि से नहीं, लेकिन उनका जो महागठबंधन में शामिल होने का जो फैसला था वो उनका गलत था। क्योंकि राहुल गांधी, आप देखिए आप अगर जो घटनाक्रम आप देखेंगे, चाहे बयानबाजी के क्रोनोलॉजी को आप अगर सजाएंगे, तो राहुल गांधी ने कभी भी तेजस्वी यादव को सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया, जबकि बहुत बार कोशिश हुई लालू यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कि कांग्रेस जो है ऑफिशियली उनको कैंडिडेट घोषित करे। लेकिन राहुल गांधी ने ना तो अपने ट्वीट से, ना अपने सोशल मीडिया हैंडल से, और ना ही बयान दे करके या ना ही बयान जारी करके उन्हें अपना महागठबंधन का फेस घोषित नहीं किया। आपको रोकूंगे मुकेश जी, लगातार अंजनी पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं पटना से, हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर अंजनी पांडे। अंजनी, अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर जो रुझान सामने आ रहे थे और जो आज ग्राउंड जीरो पर जो ग्राउंड पे रुझान देखे गए हैं, काफी अंतर है दोनों में। जी, जो देखिए जो रुझान सामने आए हैं उन रुझानों से स्पष्ट हो चुका है कि अब एनडीए की बड़ी बढ़त के साथ जो है सरकार बनने जा रही है। और इसी वजह से एक और जहां बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय में जश्न का माहौल है, तो वहीं पर देखें तो मुख्यमंत्री आवास में भी जो है वो चहलकदमी जो है बढ़ चुकी है। और थोड़ी देर पहले अभी जो है वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जो सांसद है राज्यसभा से, और अशोक चौधरी जो प्रदेश में वरिष्ठ मंत्री हैं, इन लोगों ने दोनों ने जो है वो मुख्यमंत्री आवास जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और यह बैठक चल रही है, अभी दोनों के बीच जो है वो बातचीत चल रही है। और इस वक्त तीनों नेता जो है वो वहां पर मौजूद हैं। तीनों के बीच जो बातचीत चल रही है, ये बातचीत काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो सरकार गठन किया जाएगा उन पर चर्चा होगी, उन पर बातें होंगी। और इसके बाद फिर जब एनडीए के घटक दलों के साथ जब बैठक होगी तब उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है या फिर जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है वह यदि मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो वहां पर जो है वह चहलकदमी जो है वह बढ़ चुकी है। नेताओं के आने का
का सिलसिला जो है वहां पर तेज हो चुका है और कई बड़े नेता, कई वरिष्ठ नेता जो है वह वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद भी है तो यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वह भी मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, चाहे वह सम्राट चौधरी की बात करें जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, क्योंकि जब जब मतदान हुआ था, मतदान के बाद तुरंत जो है दोनों चरणों के मतदान के बाद जो है वह सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें अपने आवास से उन्हें छोड़ने तक बाहर जो है वो आए थे, उनके आवास तक फिर गए थे। तो जिस तरीके से जो समीकरण बता रहा है या जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री निश्चित रूप से जदयू और बीजेपी और साथ साथ जो सहयोगी दल हैं उनके बीच जो केमिस्ट्री रही उसी केमिस्ट्री का यह नतीजा आया कि आने वाले समय में जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम अप्रत्याशित परिणाम आ रहे हैं। और इस अप्रत्याशित परिणाम को लेकर के ही देखें तो न तो सिर्फ जो घटक दल है एनडीए के उन्हें अविश्वास था, बल्कि जो आम लोग हैं, आम जनता है, या फिर जो देखा आपने कि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल के नतीजे आए वो एग्जिट पोल के नतीजे भी जो है वह भी जो मामूली बढ़त के साथ जो दिखाए जा रहे थे कि सरकार तो एनडीए की बन रही है लेकिन जो बढ़त होगी, जो बहुमत होगा उस बहुमत से थोड़ा सा ये आंकड़ा जो है वह पार करेगा। लेकिन जिस तरीके से अप्रत्याशित परिणाम सामने आने वाले हैं या जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों से स्पष्ट लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है वो जो जिस मजबूती की बात करता था, मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने की बात कर रहा था, वह निश्चित रूप से सफल होता दिख रहा है, क्योंकि जनता ने उनकी इस मजबूती गठबंधन को जो है वह उस पर विश्वास करते हुए जो है वो बड़ी संख्या में मत दिया है, जिसके फलस्वरूप परिणाम जो है वो सामने निकलते आ रहे हैं। और अब इसके बाद जब पूरी तरह से परिणाम घोषित हो जाएंगे, देर रात तक परिणाम घोषित होने की संभावना है, उसके बाद कल की बात यदि करें तो कल का दिन जो है वो बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो राजनीतिक सरगर्मी है वो राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज देखने को मिलेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास की बात करें या फिर जदयू कार्यालय और बीजेपी कार्यालय, एनडीए के घटक दलों के कार्यालय की बात करें, तो यहाँ पर गतिविधियां जो है वो बढ़ती दिखेंगी। तो वही दूसरी तरफ देखें तो महागठबंधन के जो दल हैं उन महागठबंधन के दल में जिस तरीके से परिणाम आए हैं उस परिणाम से निराशा तो जरूर है, लेकिन उन निराशा के बीच जो है वो महागठबंधन के दलों की बैठक होगी और उस बैठक में सभी महत्वपूर्ण घटक जो है उन घटकों की बैठक होगी, बड़े नेता जो है वो मिलेंगे और तब फिर जो हार हुई है इस हार के जो परिणाम आ रहे हैं कि उन परिणामों पर जो है चर्चा होगी और रणनीतियों पर चर्चा होगी कि आखिर कहां पर जो है उनसे गलती हुई, किस तरीके से उन्होंने अपने जनता के बीच जो है जो बातें पहुंचानी चाहिए थी वो किस तरीके से सही तरीके से नहीं पहुंच पाई, जिसका ये परिणाम सामने निकल कर सामने आता दिख रहा है। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि कल जिस तरह से राजनीतिक हलचल होगी वह हलचल आने वाले समय में जो सरकार का गठन होगा उस सरकार के गठन से जोड़ के देखें तो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई ऐसे निर्णय जो है वो लिए जाएंगे कल और परसों की बात करें, यानी शनिवार और रविवार का दिन जो होगा वो काफी महत्वपूर्ण दिन होगा। दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अंजनी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है, जहां तेज प्रताप का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, एनडीए की जीत पर तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए की अटूट एकता ने दिलाई विजय। तेज प्रताप का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि जयचंदो ने आरजेडी को सिरे से खारिज कर दिया, यानी जयचंदो ने आरजेडी को कर दिया है खोखला। कहा कि तेजस्वी यादव हुए फेलस्वी, हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। तेज प्रताप ने कहा एनडीए की जीत पीएम और नीतीश के नेतृत्व का नतीजा है। तो देखिए ये बयान तेज प्रताप की तरफ से दिया जा रहा है और कई तरह के इस बयान में भी सवाल जरूर इस वक्त छिपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत और पीएम और नीतीश के नेतृत्व का ये नतीजा है। तो बड़ा बयान इस वक्त तेज प्रताप का सामने आया है एनडीए की जीत पर। तेज प्रताप ने कहा कि एनडीए की अटूट एकता ने ये विजय दिलाई है, जयचंदो ने आरजेडी को खोखला कर दिया है और कहा कि तेजस्वी यादव फेलस्वी हो गए हैं। तो देखिए एक तरह से अपने भाई पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप नजर आए। तेजस्वी को उन्होंने फेलस्वी बताया, कहा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी हुई है, एनडीए की जीत पीएम और नीतीश के नेतृत्व का नतीजा है। तो देखिए किस तरह से यहां पर तेज प्रताप अपने ही भाई तेजस्वी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए की जीत पर यह बड़ा बयान तेज प्रताप का सामने आया है। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।